नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सिटी का सरताज कौन में। सिटी के सरताज में हम तमाम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, जहां देखिए प्रत्याशियों के टिकट वितरण की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रत्याशी टिकट वितरण से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और वो अंतर्कलह अभी भी देखने को मिल रही है। निर्दलीय नामांकन भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिगड़ते हुए माहौल को संभालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पश्चिम से निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और 24 अप्रैल को सहारनपुर, शामली और अमरोहा में उनकी जनसभाएं निर्धारित है। सीएम योगी भाजपा के टॉप स्टार प्रचारकों में से एक है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चों को मैदान में उतार रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मोर्चों के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्षों और महामंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्हें चुनावी मोर्चों पर डटने का निर्देश दिया। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार 126 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। अब इन 10 महापौर पदों पर 113 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें प्रयागराज के मेयर बनने के लिए सबसे ज्यादा 21 दावेदार हैं। बात सपा की करें तो यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी मेयर और चेयरमैन का चुनाव जीतती है, तो सपा में लोकसभा चुनाव में टिकट का बड़ा आधार बन सकती है। यानी 2024 में सपा के लिए प्रत्याशियों की तलाश की राह और आसान हो जाएगा। सपा निकाय चुनाव के जरिए शहरों और कस्बों में अपनी पकड़ साबित करने के लिए इस बार एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। यही नहीं, बूथ प्रबंधन के काम में लगाए गए लोकसभा प्रभारियों के टिकट की राह भी इसी तरह खुल सकती है। सपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे को रायबरेली के साथ साथ वाराणसी का जिम्मा भी दिया गया और हाल ही में अपने बयानों में चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा कुशीनगर पर दांव पर है। वह खुद चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन उनके असर और रसूख का इम्तहान होना है। कुशीनगर में सपा को हासिल वोट इसकी तस्दीक करेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक ओपी सिंह के जिम्मे वाराणसी के महापौर और पार्षद चुनाव में सपा प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करना है। इस क्षेत्र में भाजपा के असर को कम करने में ओपी सिंह कितना कामयाब हो पाते हैं, यह सपा प्रत्याशी की परफॉर्मेंस से संकेत मिलेगा। पार्टी विधायक आशु मलिक अखिलेश यादव की करीबी माने जाते हैं और उनके भाई नूर हसन मलिक मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को लखनऊ में पार्टी प्रत्याशी मिश्र के चुनाव प्रचार संचालन का जिम्मा दिया गया है। अखिलेश यादव ने तमाम जगह पुराने और अनुभवी लोगों को मेयर नगर पालिका चुनाव के लिए क्षेत्रवार जिम्मा दिया है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य उर्फ अंकुर यादव को इटावा से जिम्मा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पूर्णतः पूरी तैयारी देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से फिर चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो या बसपा हो, और अब पहली बार रन में उतरी आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, तो हर किसी के द्वारा पुरजोर कवायद, पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की धूम मची हुई है। और आज सिटी का सरताज कौन के इस खास कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक प्रमुख पैनल भी जुड़ गए, हमारे साथ कुछ सहयोगी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रुद्र प्रताप दुबे जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ आकाश यादव हमारे सहयोगी वाराणसी से, अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से और विकास मिश्रा हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ गए हैं। साथ ही साथ आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं और हमारे साथ रुद्र प्रताप दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चलिए सबसे पहले हम जमीनी हकीकत जान लेते हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह की रिपोर्ट देखने को मिल रही है, और शुरुआत हम मनोज चौहान आप ही से करेंगे कि क्या स्थिति इस वक्त आगरा में देखने को मिल रही है चुनाव के मद्देनजर। हर दल की बात जरूर करिएगा, फिर चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी। जी बिल्कुल सीमा जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से प्रथम चुनाव में ताजनगरी आगरा में चुनाव होना है, 4 तारीख को वोटिंग होनी है, उसको लेकर सभी जो राजनीतिक दल है वो उन्होंने अपनी जो चुनाव प्रसार के जरिए कमर कस ली है। वो जनता के बीच समक्ष जाकर जनता से मुलाकात कर रहे हैं और जनता के साथ ही संवाद कर अपने पाले में वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो दलितों की नगरी ताज नगरी कहा जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से लता वाल्मीकि है उनको यहाँ से उतारा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व विधायक जो ग्रामीण से रही थी हेमलता दिवाकर कुशवाहा, उनको यहाँ पर उतारा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो लता कुमारी है, कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा है। अगर आम आदमी पार्टी जो पहली बार
जो निकाय चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में जा रही है उसकी बात करें तो यहाँ पर सुनीता दिवाकर है, उनको यहाँ पर उतारा है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक जूही प्रकाश है, समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ पर टिकट दी है और यहाँ पर वो मैदान में उतरी है। अगर अगर ताजनगरी आगरा के समीकरणों की बात करें तो ताजनगरी आगरा में लगभग 16 लाख के आसपास वोट है और 16 लाख वोटों में जो महिला वोट है वो यहाँ अहम किरदार निभाने वाली है, क्योंकि 6.9 के आसपास यहाँ महिला वोट है, बाकी पुरुष वोटर है। क्योंकि ऐसी महिला सीट है ताजनगरी आगरा में, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सहभागिता भी यहाँ देखी जा रही है कि आधी आबादी वाली जो महिला है वो लगातार यहाँ अपने प्रत्याशी किसको वोट करती है, किसको जिताकर निकाय चुनाव या जो शहर की सरकार है उसको बनाने का। बिल्कुल मनोज, देखिए आपने जिस प्रकार से बताया तो आगरा में साफ तौर पर समझ आ रहा है महिलाओं की भूमिका भी इस चुनाव में काफी ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि पूरे प्रदेश में ही अब हर दल के द्वारा यही कवायद की जाती है कि महिला वोटरों को, महिला प्रत्याशियों को आगे किया जाए ताकि वोट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले और महिलाओं को आगे करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जान लेने वाली बात यह भी है कि आखिरकार लखनऊ में क्या स्थिति है इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर के। हमारे साथ अभिषेक सिंह लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। अभिषेक, बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में किस प्रकार की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि सबकी निगाहें लखनऊ पर भी टिकी हुई नजर आ रही है, खासतौर पर बीजेपी की स्थिति पर क्या कुछ लखनऊ में, इस पर जरूर नजर डालें। देखिए, लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में इस बार बहुत सोच समझ के एक 30 साल जो पुरानी संगठन में काम करने वाली महिला रही हैं सुषमा खरकवाल, उनको ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने बड़ा विश्वास जताया है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं भाजपा के जो कैंडिडेट और है वो अच्छा खासा नाराज दिखे। यही कारण है कि जिस दिन सुषमा खरकवाल का नामांकन था उस दिन भाजपा के कई बड़े पूर्व कैडर मान लीजिए या उनके संगठन के कई मंत्री रहे हों या कार्यकर्ता रहे हों, वो उसमें नजर नहीं आए। उसका कारण ये है कि चूंकि राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, राजनाथ सिंह की इसमें मोहर लगाई गई है। हालांकि जो भाजपा ने टिकट दी है वो बहुत ही अच्छी कही जाएगी, क्योंकि लगातार 30 सालों से संगठन में काम करती रही हैं, अच्छी महिला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्थानीय नागरिकों को नहीं पा रही हैं। लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है। यही कारण है कि भाजपा मुख्यालय में आए दिन कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को लोग घेरने पहुंच रहे हैं, नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी अहम बात ये बता दें कि भाजपा मुख्यालय में कल पूरे दिन एक बैठक चली, चुकी 7 महापौरों के मंथन पे कल स्क्रीनिंग कमेटी बैठक हुई, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई। आज प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री दिल्ली में है। केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल, और देखिए अभिषेक देखिए जो स्थिति इस वक्त बनती नजर आ रही है उसको लेकर के ही क्या जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं अब वो सामने आने शुरू हो गए हैं और अब पूरी कमान जो है अपने हाथ में संभालते नजर आ रहे हैं सीएम। बिल्कुल कह सकते हैं, चूंकि चुनावी रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 तारीख से यानी कि सहारनपुर में पश्चिम में जनसभाओं की शुरुआत कर देंगे और पूरी कमान संभालने में एक लोगों का जो सहयोग है, लोगों को जो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमारे जनपद पे आए, निकाय चुनाव में हम भारी मतों से जीत हासिल करें, उसको लेके मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है और 24 तारीख से इसकी वो शुरुआत भी कर देंगे। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ और जो जिले के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनके भी कार्यक्रम लगने हैं, लेकिन वो तब तय हो पाएगा जब भाजपा अपनी दूसरी सूची जारी कर देगी। उसी को लेके अटकलें हैं, आज रात को या कल सुबह ये भाजपा उसकी भी सूची जारी कर देगी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी दूसरी सूची में क्या कुछ अहम चीजें यहाँ पर सामने आती है। अभिषेक, आपके पास लौटेंगे। वाराणसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार आकाश बने हुए हैं। आकाश, वाराणसी की बात यहाँ पर कर ली जाए, काफी प्रमुख सीट वाराणसी भी, और ऐसे में यहाँ पर क्या स्थिति तमाम दलों की देखी जा रही है, जिन पर भी दाव लगाया जा रहा है, जिन भी प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, उनकी क्या स्थिति जनता के बीच में? आपको बता दूं कि वाराणसी की जो ये सीट है काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि अब तक यदि 25 सालों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ही जो कैंडिडेट है, लेकिन इस बार कांटे की लड़ाई है, क्योंकि जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं तो कौशल तिवारी को उतारा गया है, उसके साथ ही समाजवादी पार्टी की बात कर लूं तो ओपी सिंह को उतारा गया है। वही यदि कांग्रेस की बात करूं तो अनिल श्रीवास्तव, वही बसपा से सुभाष पाटिल की है और आम आदमी पार्टी से शारदा टंडन भी है। उसके अलावा 6 अन्य कैंडिडेट है जो निर्दलीय प्रत्याशी है। तो कहीं न कहीं ये कांटे की टक्कर इसमें सपा और भाजपा का जोरदार टक्कर है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये कि जो सपा भाजपा कांग्रेस के जो तीनों कैंडिडेट है, ये तीनों मित्र है, इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जनता के बीच रहने वाले सक्रिय नेता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस बार जो जनता है, जनता की दृष्टि है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का बार बार यही कहना है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे। इसके साथ ही हम जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो नगर की बात करूं या गांव की बात करूं,
तो जो सारी सुविधाएं हैं वो गांव में भी देने का वादा किया जा रहा है। कोई समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी का बार बार यही घेराव है सरकार से कि जो मुख्य जल की समस्या है, तमाम सफाई की समस्या है, उसे हम दुरुस्त कराएंगे, क्योंकि जो बिल्कुल काफी अहम मुद्दे हैं जो कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दे आकाश नजर आ रहे हैं, जिस पर इस बार निकाय चुनावों पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए आकाश, आपके पास वापस लौटेंगे और जानेंगे वाराणसी के हाल, लेकिन उसके बाद हम प्रयागराज की ओर रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, अगर प्रयागराज की बात यहाँ पर कर ली जाए तो प्रयागराज में किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है, किस प्रकार से दमखम लगाते तमाम दल नजर आ रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर सीधा जिस तरीके से प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की ओर से अभय कुमार श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया गया। तो पूर्व उपाध्यक्ष हैं केपी ट्रस्ट के, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताया जा रहा है कि महानगर के जो जिला अध्यक्ष है गणेश प्रसाद शेखरवानी, उनको प्रत्याशी बनाया गया। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट बार महासचिव के पूर्व जो महासचिव थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको प्रभाशंकर मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसी स्थिति में लगातार जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल जो लगातार अपने कवायद कर रहे हैं, वहीं आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो प्रयागराज पहुंचे थे। यहाँ पर वो युवा मोर्चा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और महानगर के जो जिला अध्यक्ष थे गणेश प्रसाद केसरवानी, उनको जिताने के लिए जो कार्यकर्ताओं में दमखम दिखाए थे, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग किए थे। हालांकि जिस तरीके से आज उनके नेतृत्व में कई समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता बिल्कुल। और विकास, देखिए इस बात पर भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रयागराज से सबसे ज्यादा मेयर के कैंडिडेट है, 21 कैंडिडेट यहाँ पर अपनी दावेदारी भरते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की तैयारी? देखिए, साफ तौर पर प्रयागराज में एक महिला को लेकर लगभग 21 प्रत्याशी है। एक महिला कैंडिडेट है जो अभिलाषा नाम की है, क्योंकि अभिलाषा गुप्ता नंदी पहले ही मेयर रह चुकी है 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और बात की जाए तो जिस तरीके से इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिला है, वो चुनाव नहीं लड़ रही है, वहीं लगातार जिस तरीके से आज कई जो मेयर के कैंडिडेट थे, जो कई पार्षद के कैंडिडेट थे, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में आज विधानसभा पूर्व में समाजवादी पार्टी के रईस उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से दामन थाम लिया। और उसके बाद बिल्कुल विकास, देखिए तमाम दलों के लिए बड़ी चुनौती है और इस बार काफी ज्यादा अहम ये निकाय चुनाव भी माना जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं, रुद्र प्रताप दुबे जी। रुद्र प्रताप जी, अगर पूरा ध्यान देखिए, हमारे तमाम सहयोगियों ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स बताई कि किस प्रकार से पार्टियां अपना पूरा पुरजोर कवायद करती नजर आ रही है, खासतौर पर आम जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं जिस बिहाफ पर वो वोट देंगे। भाजपा से अगर शुरुआत किया जाए तो आपको क्या लगता है? देखिए, अगर पूरे भाजपा के इस पूरे चुनावी दौर पर ध्यान दिया जाए, भाजपा हमेशा से काफी ज्यादा फोकस नजर आती है अपने चुनावों को लेकर के, फिर चाहे वो निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव को काफी ज्यादा गंभीरता से लेते हुए भाजपा नजर आ रही है। लेकिन इस बार निकाय चुनाव में जिस तरह की स्थिति पर कर ली जाए या फिर जिस प्रकार से उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं, टिकट ना मिलने की वजह से काफी बागी होते नजर आ रहे हैं, उन सबको मनाना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है भाजपा के लिए। अब भाजपा इन सब से लड़ झगड़ के, इन सबको सॉल्व करके किस प्रकार से आगे बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अब आगे आ गए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आप निकाय चुनाव की रणनीति को कम से कम 9 महीने पहले से समझना शुरू कीजिए। पहली बात तो विचारधारा को लेकर और चुनाव रणनीति को लेकर उनमें जरा भी असमंजस नहीं था। असमंजस शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी विधानसभा सत्र से पहले जहां पर हमलावर थी रामचरितमानस पर और उसके रचयिता पर, उनकी जाति को वो कोट करके कर रहे थे, वहीं पे निकाय चुनाव आते आते उन्होंने ज्यादा संख्या में सवर्णों को टिकट दिया। तो समाजवादी पार्टी अपनी उस विचारधारा के साथ इस निकाय चुनाव में नहीं आई है जिसको लेकर वो पिछले 5-6 महीने से हमलावर थी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 महीने से जिस रणनीति पर काम कर रही थी, उसे न केवल प्रभारी मंत्री बना रखे थे बल्कि क्लस्टर भी बना रखे थे, उससे नीचे उन्होंने पन्ना प्रमुख बना रखे थे, सोशल मीडिया की एक अलग विंग बिल्कुल निकाय चुनाव के लिए तैयार की थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये शहरों का चुनाव कहा जाता है, शहरों की सरकार, और जो शहर हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। पिछले बार का रिजल्ट भी आप देखें, 15 सीटों पे वो थी, 2 पे बहुजन समाज पार्टी थी। हाँ, निश्चित तौर पर जो बड़ी दिक्कत है उनके सामने ये है कि वो रिपीट नहीं कर रहे, और रिपीट भी वो छोटे मोटे कैंडिडेट को नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रयागराज में मंत्री जी की वाइफ का टिकट चाहते हैं तो ये बड़ी खबर है।
अगर लखनऊ में संघ परिवार से आने वाली संयुक्ता भाटिया जी का टिकट काटा जाता है तो ये बड़ी खबर है। और ये सब तब हो रहा था जबकि नामांकन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नाम नहीं घोषित किया था। आप देखिए कानपुर से कमला पांडे जी का नाम बेहद चर्चित नाम है। योगी जी जब दोबारा चुन के आते हैं तो उनकी तमाम फोटो वायरल होती है, किस तरह वो बुलडोजर पर सवार थी और उनकी भी बड़ी धाकड़ छवि बनाई जाती है। लेकिन ये भी सूत्र बता रहे हैं कि उनका भी टिकट कट सकता है। मंगलवार लास्ट डेट है, अभी तक कानपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत यही है कि उनके उन कैंडिडेट जिनके वो नाम काटे गए हैं, क्या वो पार्टी के साथ खड़े हो पाएंगे कि नहीं। क्योंकि लखनऊ में जब नामांकन हो रहा था तो यहाँ की निवर्तमान मेयर संयुक्ता भाटिया जी मौजूद नहीं थी, वो अस्पताल में भर्ती थी। बिल्कुल रुद्र प्रताप जी, अब देखिए इस चीज पर ध्यान देने वाली बात है, भाजपा में इस वक्त नाराजगी भी इसी बात से है प्रत्याशियों में कि यहाँ पर जिनको भी टिकट दिया जा रहा है उन्हें बार बार एक ही व्यक्ति को या फिर एक ही प्रत्याशी को 5 बार टिकट दिया जा रहा है। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी हैं और खासतौर पर महिला प्रत्याशी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतर आए हैं। अब वो एक अच्छे पैठ भी जमाते जनता के बीच में नजर आ रहे हैं, वोटर्स के बीच में उनकी काफी अहम भूमिका भी रही है। तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा लॉस भी माना जा सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको 2 रणनीति पे देख के चल रही। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लगातार रिपीट करने से भी कार्यकर्ताओं का जोश कम होता है। उन्हें लगता है कि उनके पास मौका मिलने के चांसेस कम है। अब जब वो पावर में हैं और जब उनका सिंबल किसी को भी जीत दिला सकता है तो उन्हें ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए जिससे वो शक्तिशाली हो पाए। और भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति को लेकर चल रही है। बड़ी बात है इस पूरी मुहिम में जिन लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं वो खुद में भी एक बड़ी शख्सियत है, उनके पास ताकत है। तो भारतीय जनता पार्टी इस असंतोष को कैसे रोक पाती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। देखिए बिल्कुल रुद्र प्रताप जी, आपने यहाँ पर एक चीज जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी को ये चीज समझने की जरूरत है कि उनकी टिकट जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है। लेकिन ये क्या यही कॉन्फिडेंस 2017 में भी नजर आया था, जिसकी वजह से जो जीत उन्हें दर्ज करानी चाहिए थी या जिसकी वो उम्मीद करते नजर आ रहे थे पंचायत चुनाव में, वो जीत वो दर्ज नहीं करवा पाए थे। और यही कॉन्फिडेंस 2023 में भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या जो तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं या फिर जिन पर वो ज्यादा विश्वास कर सकते थे, अब वो बागी होते नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको गुजरात में और नरेंद्र मोदी जी के उभार को देख के चलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के आते हैं और सारी स्थितियां उनकी विपरीत होती हैं, तो जब वो दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं तो काफी विधायकों के टिकट वो काट देते हैं और उसके बाद वो लगातार ऐसे चलता रहता है। आप देखें 2014 के बाद जब 2019 में भी चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुतायत संख्या में सांसदों के टिकट काटे थे। इस बार उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। एक्चुअली क्या होता है जब आपको ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी सी बन रही है और खासकर वो पार्टी के विरुद्ध ना होकर किसी प्रत्याशी के विरुद्ध है, तो बेहतर है आप उस प्रत्याशी को थोड़ा सा किनारे करके कार्यकर्ताओं पे भरोसा जताने का ये संदेशा दीजिए और उसके साथ पार्टी फिर से जीत के आ जाती है। बिल्कुल। देखिए रुद्र प्रताप जी, अब सपा का भी जिक्र कर लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि सपा भी काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते नजर आती है और खासतौर पर विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कांटे की टक्कर देती सपा नजर आई बीजेपी को। अब इस निकाय चुनावों में भी काफी पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हर दल के लिए इस वक्त है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश पर नजर सभी की टिकी रहती है। तो ऐसे में सपा जो है जिसको अपनी लीग से हट करके भी कार्य करती नजर आ रही है, फिर चाहे वो रामपुर के स्वर्ण सीट की बात यहाँ पर कर ली जाए तो वहां से अब वो एक हिंदू प्रत्याशी को जमीन उतारती हुई नजर आ रही है और एक अलग दाव खेलती सपा नजर आ रही है। अब ये दाव कितना कारगर साबित होगा और ये दाव क्या, ये एकदम पलट के जो दाव सामने आ रही है, क्योंकि जातिगत की बात कर ली जाए तो हर टाइम अखिलेश यादव यही कहते नजर आते हैं कि जातिगत तौर पर ही उनके द्वारा टिकट दिया जाता है। अब ऐसे में एक हिंदू प्रत्याशी उतारना ये किस तरह का खेल माना जा सकता है, ये किस तरह की रणनीति? निश्चित तौर पे मैं सहमत हूं आपसे कि निकाय चुनाव को आप सेमीफाइनल चुनाव बता सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को आप सेमीफाइनल के तौर पे देख सकते हैं। देखिए मेयर चुनाव से अगर आप पूरे निकाय चुनाव से देखकर समाजवादी पार्टी की रणनीति को समझने की कोशिश कीजिए तो वो बम के सहारे है, बासे ब्राह्मण मासे मुस्लिम। निकाय चुनाव में भारी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट मिला है, आप देखें लखनऊ से लेकर कानपुर तक, और वो उसको फैलाव कर रहे हैं। दूसरी बात अगर आप शहर से हिंदू कैंडिडेट की भी बात कर रहे हैं तो वो उसी घर पे आगे बढ़ रहे हैं कि उनका ये मानना है कि मुस्लिम
तो उनके पास बहुतायत रूप से आ रहा है और अभी भी मुस्लिमों के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में किसी और दल को चुन पाए, तो वो उनके पास वोट खुद चल के आ रहा। अब उन्हें वो हिंदुओं के बीच में जाना और निश्चित तौर पर जाति विभेदी उनकी राजनीति को पुख्ता कर पाएगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि जब वो 5-6 महीने पहले, या फिर आप देख लें कि 2022 के चुनाव में जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे और ज्वाइनिंग कर रहे थे, तब उन्होंने एक नारा दिया था कि 70/80/20 का नारा दिया था, और उसके बाद फिर वो रामचरितमानस के मुद्दे पे आगे बढ़ गए। तो जब आपने विचारधारा वो अपना ली है और आपको लगता है किसी विचारधारा पे आगे बढ़ना है, तो आप निकाय चुनाव में एकदम से उस राजनीति को बदल के आप सवर्णों को बड़ी संख्या में टिकट दे देते हैं, तब आपको समझ में आता है कि 5-6 महीने की आपकी पूरी राजनीति उसकी चल रही थी। तो मुझे लगता है सपा भी थोड़े से असमंजस का शिकार है। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की उनकी बात हो रही थी और जिस तरीके से हर चारों तरफ राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा थी कि जिस तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य चल जाए हवा उसी तरफ चली जाती है, रुख उसी तरफ हो जाता है। अब ऐसे में उस तरफ रुख होता तो नजर नहीं आया विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब निकाय चुनाव में भी उनकी साख की बात आ चली है। तो जिस तरह की स्थिति उनकी है अभी प्रदेश में, या फिर बात निकाय चुनाव की जाए, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार अपनी साख बचाते नजर आएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले जिधर जाते थे, कहा जाता था उधर सरकार बन जाती है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहां से चुनाव लड़े वहां से खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए। दूसरी बात, वो जिस जगह से दावा करते हैं रायबरेली से, जहां से वो अपने लड़के को भी टिकट दिलवाना चाहते हैं, वो खुद वहां पे बेहद अंतर चैलेंज का शिकार हैं। सपा के बड़े नेता हैं मनोज पांडे जी, जहां से लगातार उनको चुनौती मिल रही है। वो तो एमएलसी की एक सीट उनके हाथ में है, और चूंकि अखिलेश यादव जी की भी उनकी तरफ से उनको छूट मिली हुई है, जिस वजह से बयान दे पा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंतराल में देखें तो समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों का निश्चित तौर से कद घटा है, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर पूरी रणनीति और समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, उसके बाद आप देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का अगला कदम यहाँ पर क्या होता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए अब रन में उतरते नजर आ रहे हैं। आपका रुद्र प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती समय देने के लिए, और साथ ही साथ तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए ये पूरा समीकरण यहाँ बनता नजर आ रहा है, फिर चाहे सपा हो, बसपा हो या बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हर कोई अपनी पुरजोर कवायद करते नजर आ रहे हैं और हर किसी के द्वारा यही कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से प्रदेश की जनता में यहाँ पर अपनी पैठ जमाई जा सके और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं वहां तक किस प्रकार से पहुंचा जा सके, उसकी कुंजी ये निकाय चुनाव मानी जा रही है। अब जिसको लेकर देखने वाली बात होगी बीजेपी के द्वारा आगे रणनीति क्या कुछ होती है और सपा कैसे पलटवार करती नजर आती है। फिलहाल सिटी का सरताज के कौन के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।